हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 34 का प्रश्न है 34। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। ठीक है, तो जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये प्रोग्राम जो है निरंतर चलता रहेगा मुख्य परीक्षा तक, और प्रीलिम्स के समय मार्च के आसपास हम इसको थोड़ा सा स्टॉप कर देंगे, कम कर देंगे, मतलब कि हफ्ते में एक ही क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, या हो सकता है कि बिल्कुल बंद कर दें 2-3 महीने, क्योंकि प्रीलिम्स पर ही में फोकस रहना होगा उस समय। अभी हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। बीच में हमारा 2-4-10 दिन का जो है प्रोग्राम, मतलब मैं दिवाली के बाद से क्लास नहीं ले पाया, उसका कुछ व्यक्तिगत कारण भी थे और कुछ ऐसे कारण थे जो मैं कभी आपसे साझा करूंगा कि क्या कारण थे। ठीक है, तो चलते हैं। और जो नए अभ्यर्थी आ रहे हैं, जो नया आज मुझे देख पा रहे होंगे, जैसे आज वो नए आते हैं यूट्यूब पर, आज पहली बार मेरी वीडियो कुल मिला के देख पा रहे हो, तो उनके लिए मैं फिर से बता दूं कि ये 1040 प्रश्न क्या है। तो ये 1040 प्रश्न है जो 2013 से यूपीएससी मेंस का जो सिलेबस था 2013 से चेंज हुआ है। ठीक है, पैटर्न। तो इसमें जो है पैटर्न के साथ साथ मतलब ऑप्शनल वगैरह की संख्या कम हो गई इस तरह से मेंस में। ठीक है, उस पर कभी डिटेल डिस्कशन करेंगे। बाकी मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि 2013 से लेकर के 2025 तक जो भी प्रश्न होंगे, औसतन 20 प्रश्न एक जीएस पेपर में पूछे जाते हैं। तो 4 जीएस के पेपर में कितने हो गए क्वेश्चन? 80, और 80 इंटू 13 साल का करोगे तो यही आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक, तो आप लोग जो है इसमें बिल्कुल डरिए मत कि सर जो है छुट्टी बीच में मार देते हैं, कराते नहीं है, लेकिन ये निरंतर वीडियो जाएंगी। और द हिंदू की क्लास भी, जो हमारे जूनियर हैं साथी हैं, वो भी द हिंदू की क्लास आपको बहुत जल्दी लेकर के देंगे। तो आप लोग परेशान मत होइए। यूपीएससी जब आप प्रीलिम्स दे रहे होंगे तो सारा आपका कंप्लीट होगा। ठीक, और मेंस दे रहे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि फ्री में मैं आपको क्या क्या दे रहा हूँ। ठीक है, फ्री में पहली बात तो उत्तर लेखन प्रोग्राम फ्री में कोई जल्दी कराता नहीं है। ठीक, और यहाँ पर आपको जो है मतलब ठीक ठाक अनुभव है मेरे पास, यूपीएससी एग्जाम कैसे दिया जाता है, क्या दिया जाता है, ये सब चीज़ों का, और काफ़ी सालों का अनुभव है। तो मैं आपके समझ साझा कर रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, हमेशा फ्री रहेंगी। ठीक है, हो सकता है कि कभी हम आपकी कॉपी चेक वगैरह करें तो हो सकता है कि उसके लिए कुछ चार्ज लें, लेकिन वो ऐसा चार्ज नहीं होगा कि आपको दिक्कत हो, मतलब वो वहनीय होगा, आपको आराम से आप दे सकते हो। ठीक, और ये फ्री में मैं आपको बता दूं कि फ्री में हम क्या क्या दे रहे हैं, मतलब सभी कुछ वैसे फ्री है। 1040 प्रश्न तो मैं ऐसे ही करा रहा हूँ आपको। ठीक, इसके साथ साथ हमारी एक प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, उसको भी जरूर देखा करिए। उसमें भी हम लगभग 1000 प्रश्नों के माध्यम से आपका पूर्ण सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक, तो ये आप समझ लीजिए कि 2040 प्रश्न हो गए। 2040 प्रश्न अगर आपने कर लिया, प्लस उसके साथ साथ जब आप प्रश्न यूपीएससी एग्जाम दे रहे होगे तो उस समय विभिन्न कोचिंग संस्थानों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे होगे, तो 30-35 टेस्ट आपने लगा लिए। तो अब आपको बताइए कि मेंस आपका रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। और इतने अच्छे से अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा कि आपका सिलेबस ही ऐसे तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये करते रहिए, मैं आपको ऐसे ही हर वीडियो में बताता रहूंगा। बाकी ये क्या है कि अभी क्या है कि नया वीडियो है, मतलब काफ़ी दिन बाद आया हूँ, तो नए बच्चों के लिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ। बाकी ये सब चीज़ें पिछले वीडियो में मैंने बता रखी। ठीक, तो चलते हैं हम सीधे प्रश्न पे। देखिए, ये जो है गवर्नेंस का प्रश्न है, यहाँ लिखा भी हुआ, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर गवर्नेंस में हम शासन व्यवस्था की चर्चा करेंगे। सिलेबस में आप जैसे GS2 के पेपर में जाओगे तो आपको यहाँ पर जो है GS2 के पेपर में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको शासन व्यवस्था अर्थात गवर्नेंस, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, शासन प्रणाली मतलब पॉलिटी, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, और IR इंटरनेशनल रिलेशन, ये 4-5 टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक, मतलब 4-5 सब्जेक्ट GS2 में। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आप पूर्णतः किसी को विभाजित नहीं कर सकते कि ये टॉपिक किससे, थोड़ा थोड़ा आप विभाजित कर सकते हो। जैसे IR के यहाँ से यहाँ तक के टॉपिक IR से डायरेक्ट हैं। ठीक, 15-16 आपका गवर्नेंस से है। ठीक है, बाकी ऊपर आपके जो ये किससे हैं, सोशल जस्टिस से हैं, तो और आगे जो है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से है। लेकिन कुछ टॉपिक आपके गवर्नेंस से लिंक होते हैं, कि तभी तो इनको GS2 में ही रखा गया। जो पेपर जो सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक होते हैं उनको एक सब्जेक्ट में रख दिया गया। हालांकि सामाजिक न्याय और इंडियन सोसाइटी भी लिंक करता है, तो उसको फर्स्ट पेपर में, इसको सेकंड पेपर में, तो कुल मिला के 13 सब्जेक्ट हैं, 13 पिलर हैं आपके GS 1, 2, 3, 4 में। ठीक, GS 1, 2, 3 और 4 में। तो ये 13 सब्जेक्ट एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिंक करता रहता है। जैसे आप गवर्नेंस पढ़ते हो तो एथिक्स में भी लिंक करेगा। आज का प्रश्न भी लगभग उसी से मिलता जुलता है। ठीक, तो ये प्रश्न भी आपका लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, इससे संबंधित है प्रश्न। ठीक, और ऐसे यूपीएससी के प्रश्न पूछे भी जाते हैं और आगे पूछते रहेंगे। अगर जब तक ये सिविल सेवा परीक्षा रहेगी तब तक ये प्रश्न पूछते जाएंगे। ठीक, तो आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप लोगों का बहुत जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और प्री निकलेगा तो फिर मेंस नहीं रुकेगा, ये आप मेरी गारंटी है। ठीक, लेकिन आप जितना मैं बता रहा हूँ इतना आप करते रहिए। ठीक, तो हमारी सर्पण रणनीति का हिस्सा सिलेबस होता है, तो हम सिलेबस से बिल्कुल इतर नहीं होंगे, सिलेबस को पढ़ते रहेंगे और आगे क्वेश्चन करते रहेंगे। तो हम देखेंगे कि भाई
आपको पता है कि पूर्णतः सिलेबस तो डिफाइन है, यहाँ पर तो थोड़ा बहुत डिफाइन दिखता भी है, कहीं कहीं पर बिल्कुल नहीं दिखता। तो हमें क्या करना है कि हमको पीवाईक्यू देखने हैं और सिलेबस देखना है। यहाँ पर भी मैंने डायरेक्ट जो गवर्नेंस के टॉपिक हैं जो लिंक करते हैं वहाँ पर मैंने इसको मतलब आपको सामने दिखा दिया कि जैसे 15 नंबर और 16 नंबर, GS2 में जाओगे तो 15-16 नंबर यहाँ पर मैंने देखिए हाईलाइट कर रखा है, और यहाँ पर मैंने अलग से भी डाल दिया कि आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो और आप बिल्कुल सिलेबस को मतलब सिलेबस से बिल्कुल नहीं हटना है, सीधे डायरेक्ट। क्योंकि भाई आप जो भी एग्जाम देंगे, कोई भी चीज़ आपको उद्देश्य आपको पूर्ण करना है तो आपको अपनी बाउंड्री पता होनी चाहिए। तो हमारी बाउंड्री जो है हमारा सिलेबस है और पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू में भाई आपको करा ही रहा हूँ, पीटी के भी करा रहा हूँ और मेंस का भी यहाँ पर करा रहा हूँ। इसके साथ सिलेबस से मैं बिल्कुल इतर नहीं होता हूँ। अगर आप सिलेबस देखते रहोगे और पीवाईक्यू देखोगे तो आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और प्रैक्टिस भी बहुत बेहतरीन हो जाएगी और आप विमुख होकर तैयारी नहीं कर पाएंगे। आप डायरेक्ट मतलब आपको सामने दिख रहा होगा कि मुझे यहीं पहुंचना है और इसके लिए हमारे पास जो मतलब औजार हैं, जो भी हथियार हैं, वो हमारे पास सामने पीवाईक्यू और सिलेबस के रूप में दिख रहे हैं। ठीक, तो हम चलते सीधे। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है आपकी लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। ठीक है, तो ये प्रश्न हम पहले पढ़ते हैं कि प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएं तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई थी, मतलब बनाई गई थी। ठीक है, शुरुआत में आपको पता है कि सिविल सेवा जो है क्यों बनाई गई थी कि भाई ये न्यूट्रल होकर काम करें, इनकी इफेक्टिवनेस अच्छी रहे। ठीक है, इसलिए बनाई गई थी। लेकिन जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है, आपको दिख रहा होगा कोई ना कोई अधिकारी जो है, जो लोक सेवक है, वो किसी न किसी पार्टी के पक्ष में आ जाता है, ट्रांसफर पोस्टिंग के लालच में। ठीक, तो ये सब चीजें हैं, आगे और भी हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसके कारण उनकी प्रभावशीलता क्या होती है, कमजोर होती है। ठीक, लैक ऑफ इंटीग्रिटी कमजोर होती है। आप देखते ही हो कि उनके लैक ऑफ इंटीग्रिटी मतलब कि उनके अंदर जो है, आगे हम एथिक्स में भी चर्चा करेंगे इन सब चीज़ों की। कभी हम जो है कभी क्या मतलब इसके बाद सिलेबस जब आप लोग कहोगे तो एथिक्स का भी लाएंगे, तो वहां पर भी इसको लिंक करके बताएंगे। तो ये क्या कहता है, जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोक सेवाओं में कड़े सुधारों की आवश्यकता है? तो देखिए इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी मैंने अलग से भी PDF आपको दूंगा, तो उसमें मैं अलग से भी फ्रेमिंग करके रखा हूँ, जैसे ये देखिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर भी मैं बता दूं कि कुछ बच्चे जिसे यहाँ से अपना देख करके लग रहा हो उनको कि सर हमको अलग से भी बताओ, तो यहाँ पर मैं भी बता देता हूँ कि इसमें कैसे लिखना है। तो आपको सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है कि मतलब इंट्रो आपको देना है कि क्या है सिविल सेवाओं के बारे में थोड़ा सा बता दो कि ये जितना भी पूरा प्रश्न है यहाँ से यहाँ तक, इसका मर्म क्या है। ठीक, ये बोलना क्या चाह रहा है। तो इसका जो छोटा सा जो है कि स्टार्ट करने के लिए कि आप कोई भी किताब लिखते हो, कुछ किताब पढ़ते हो, तो आप किताब वगैरह को देखते हो तो उनकी भूमिका स्टार्टिंग में होती है। तो वैसे ही आपको पूरा जो भी चीज़ आप लिखने जा रहे हो तो उसका छोटा सा मतलब एक तरीके से नॉलेज, छोटा सा जो है भूमिका आप दे सकते हो, इंट्रो टाइप का। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर करनी। तो प्रारंभिक तौर में तो पहले सिविल सेवाओं के बारे में थोड़ा सा बता दो। ठीक, कि सिविल सेवाओं की कब आरंभ हुई, ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो। ये सिविल सेवाएं हमारे भारत की स्टील बॉडी हैं। ठीक, इस तरह से स्टील फ्रेमवर्क है, इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। ये मूलभूत मतलब कि अंदर आंतरिक ताकत है, आंतरिक पावर है, इस तरह से कुछ भी मतलब अपना करके। ठीक है, या कोई डाटा वर्तमान में आया हो उसको उठा सकते हो। मिशन कर्मयोगी को देख रहे होंगे आप, 2-4 साल से करंट में चल रहा है, तो उससे आप उठा सकते हो। तो ये सेकंड और थर्ड पेपर आपका करंट बेस्ड होता है, तो आप करंट से लिंक करके इसका मतलब की भूमिका लिख सकते हो, उसमें कोई दुरा नहीं। आप स्टार्ट कैसे करते हो वो मायने रखता है। ठीक, तो स्टार्ट किस तरह से कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये होता क्या कि GS2 सेकंड हर पेपर का स्टार्ट करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे GS फर्स्ट में अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी से प्रश्न स्टार्ट होगा तो उसका लिखने का तरीका अलग होगा। फिर वही ज्योग्राफी का प्रश्न मिलता जुलता आपदा प्रबंधन में पूछेगा तो वहां पर अलग तरीके से मैंने बता रखा पिछले वीडियो में कैसे लिखा जाता है। तो कभी इस पर भी चर्चा करेंगे कैसे कैसे लिखा जाता है। हालांकि मैं वीडियो में जैसे आज चर्चा कर रहा हूँ ऐसे बताता रहता हूँ। तो भूमिका में आपने क्या बता दिया इसके बारे में कि छोटी सी चर्चा कर दी कि ये सिविल सेवाओं की भूमिका क्या होती है, सिविल सेवाओं का क्या तात्पर्य है। अब देखिए ये सिलेबस से भी पॉइंट उठा सकते हो इनसे भी कि जैसे यहाँ पर लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, तो इसी को थोड़ा सा घुमा फिरा करके लिखने का प्रयास करो। इनमें से 2-4 शब्द जैसे शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही, ये सब चीज़ों को, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मैंने देखिए प्रयोग किए, मैंने नीचे दिखाऊंगा कैसे प्रयोग करके मैंने लिखा है। तो कोई ज़्यादा इनमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, केवल इन्हीं सिलेबस को बार बार पढ़िए और प्रश्नों को बार बार पढ़िए। पिछले ईयर्स के PYQ पढ़ोगे तो कुछ शब्द ऐसे मिल जाएंगे कि आपकी भूमिका ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना। फिर मेन बॉडी में आइए, मेन बॉडी मुख्य भाग में। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सिविल सेवाएं तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई थी जिनका वर्तमान अभाव दिखा दे। तो पहले आपको चुनौतियां बतानी है कि चुनौतियां कौन कौन सी हैं सिविल सेवाओं आज के समय में। ठीक, चुनौतियां बताते हुए कि सिविल सेवाओं में पारदर्शिता का अभाव दिखता है। ठीक है, इन्हीं में से उठा लो, यही पॉइंट उठा लो। ठीक, ये पारदर्शिता, जवाबदेही में कमी दिखाई देती है, इस तरह से आप चुनौतियां उठा लो। ठीक है, इस तरह से आप मैंने दिखा हुआ है यहाँ पर देखिए आप, नवाचार की कमी दिखाई देती है। इंडेक्स भी डाल दिया है, वर्ल्ड बैंक गवर्नेंस रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस इंडेक्स रैंक में 85 है 190 देशों में। उत्तरदायित्व की कमी, वही जवाबदेही की कमी, कर्मचारी प्रेरणा में गिरावट,
ठीक है, यहाँ पर गिरावट लिखा हुआ। फिर लाल फीताशाही भ्रष्टाचार आप देखते हो। तो यही 4-5 पॉइंट। यहाँ पर कैग की रिपोर्ट है, ये CAG कैग की रिपोर्ट ऑप्शन, मतलब कि एग्जाम्पल में थोड़े बहुत 1-2 पॉइंट डालते चले जाओ, ठीक है। सुधार की आवश्यकता क्या है, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर 1 पॉइंट तो चुनौतियां। फिर इसमें आगे पूछ रहे हैं ना, क्या आप इस मत से सहमत है कि लोकसभा में कड़े सुधारों की आवश्यकता है, तो सुधार की आवश्यकता आपको देनी। तो 2 पॉइंट आपको मुख्य बिंदु में बनाने, आंसर हो जाएगा। सुधार लिख दीजिए कि लेटर एंट्री की शुरू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल सिस्टम, जो सेकंड ARC ने सिफारिश की थी कि मतलब कि अधिकारियों का परफॉर्मेंस बेस्ड उनका अप्रेजल सिस्टम होना चाहिए। फिर फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए, मतलब कि उनकी सीमा होनी चाहिए कि 2 से 3 साल आपको इस जिले में रहना है। इस तरह से 2 से 3 साल आप इस क्षेत्र में रह सकते हो, इस विभाग में रह सकते हो। उससे क्या होगा कि उस विभाग में काम करने का उनके पास अच्छा मौका मिल जाएगा, अच्छा समय मिल जाएगा। नहीं आप पता चला 2 महीने काम जैसे उसने स्टार्ट किया तब तक आपका ट्रांसफर हो गया। तो ये पोस्टिंग और मतलब कि इनका जो है फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए, ठीक है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू मिशन कर्मी होगी, आप पता ही है, इसका भी उदाहरण आपने दे दिया। अब ये करंट में चल रहा होता तभी ऐसे प्रश्न पूछ ले। मिशन कर्मी होगी उस समय चर्चा में चल रहा था काफी, ठीक। फिर मिशन कर्मी होगी बल और लेटर एंट्री। इस तरह से मैंने यहाँ पर देखिए B पॉइंट, यहाँ A है, ये B है, ये C लेटर एंट्री, क्योंकि जगह कम होती है, एक ही पेज में आपको देना, ज्यादा पेज क्यों दे, क्योंकि पेपर टाइम में आपको रिवीजन भी तो करना है, ठीक है। एथिकल वैल्यू बेस्ड प्रशासन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें नोलन सिद्धांत के बारे में आप बता सकते हो, ठीक। फिर नागरिक केंद्रित प्रशासन, अब नोलन सिद्धांत आप सर्च करिए, देखिए क्या है, मुझे भी कमेंट में बताइए, ठीक। अब एक्स्ट्रा मैं इसके बारे में बताता रहूंगा तो फिर प्रश्न होता चला जाएगा, ठीक। तो हमने देखिए कैसे स्टार्ट किया। तो आप इस तरह से जो है, मैंने आपको बताया ना कि आप मुख्य बिंदु, फिर छोटा सा निष्कर्ष लिख दो, जो चीजें ऊपर लिखी है उन्हीं को थोड़ा सा घुमा फिरा करके। तो देखिए लिखते लिखते ये अभ्यास हो जाएगा, ठीक। तो आगे हम चलते हैं। मैंने कैसे लिखा है, मैंने देखिए ऐसे स्टार्ट किया कि भारतीय लोक सेवाओं को या लोक सेवाओं में को स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया कहा गया था, जिसका उद्देश्य नीति निर्माताओं और जनता के बीच तटस्थ एवं कुशल सेतु का कार्य करना था, ठीक। शुरुआत में कि जान लो ये आपके शासक हैं और ये आपके जनता हैं। नीति निर्माता होते हैं ना शासक, और ये बीच में हमारे अधिकारी हो गए, मतलब लोक सेवक हो गए, ठीक, लोक सेवक। तो इनके बीच में सेतु का काम करते हैं। आपको आज भी दिखता है, ये जब हमने ये सिविल सेवा स्टार्ट की थी तो हमारा ये उद्देश्य था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ये लोक सेवक कहीं ना कहीं किसी पार्टी विशेष से, किसी दल विशेष से क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, फिर उनके दल के हिसाब से काम करते हैं। जबकि पार्टियां अपने हित के लिए काम करती हैं, वो उनका अलग उद्देश्य होता है। हमको क्या है, हमको न्यूट्रल होकर के जनता की सेवा करनी है। तो इस तरह से, तो इनमें कुछ नहीं बैठना, केवल सोच करके आप सोचोगे तो जो अब वर्तमान में आप न्यूज भी देख रहे होगे, पार्टियों विभिन्न चुनावों को देख रहे होगे, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा। बस उन्हीं कमियों को उठा करके लिखना है और कुछ नहीं करना है। देखिए मैंने कैसे लिखा, ठीक, सेतु का काम करना था। किंतु आज के परिदृश्य में या आज के बदलते प्रशासनिक परिदृश्य में, ऐसे भी लिख सकते हो, आज के बदलते प्रशासनिक परिदृश्य में, ठीक, मतलब अच्छे शब्दावली हो जाएगी, में इन सेवाओं की तटस्थता, उत्तरदायित्व, दक्षता का पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, ठीक। फिर इसके बाद हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रमुख कमियां बता देंगे, जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप, बार बार तबादले मतलब ट्रांसफर और राजनीतिक दबाव से अधिकारी तटस्थ नहीं रह पाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी से लोक सेवाओं की विश्वसनीयता घट रही है। केवल वही सब्जेक्ट, वही सिलेबस के पॉइंट उठाने, ठीक, जवाबदेही का अभाव। फिर मैंने सिलेबस का पॉइंट उठाए, नीति विफलता के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। मतलब नीति अगर कोई लागू हुई, अगर वो विफल हो गई तो किसी अधिकारी को उसमें जिम्मेदार ठहराया जाए कि आपके कारण ऐसा हुआ है। तो वो दोबारा जब नीति को लागू करेगा, नीति को फॉलो करेगा, तो फिर से जो है अच्छे से करेगा। अभी क्या है कि क्रेडिट ही नहीं दिया जाता है, अच्छे के लिए तो सब क्रेडिट लेने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। फिर नवाचार में कमी, आप देखते हो कि अधिकारियों में ये सब चीजों का कमी दिखाई देती है, ठीक है। हालांकि अब वर्तमान संदर्भ में जो IITian बच्चे आ रहे हैं, कुछ अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मेडिकल से आ रहे हैं, जो समान ह्यूमैनिटीज के हैं, उनके अंदर भी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया चल गया, इससे भी लोग जो है काफी इन्फ्लुएंस होकर के थोड़ा सा प्रभावित होते हैं, तकनीकी नवाचार को लागू कर रहे हैं। लेकिन मतलब पहले की चीजें देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी पूर्णतः सुधार नहीं हुआ है, ठीक। मतलब नवाचार में कमी अभी भी दिखती है। तो आधुनिक तकनीकी और कौशल प्रबंधन का सीमित उपयोग, इसमें आप एग्जाम्पल भी डाल सकते हो, जैसे मैंने पिछले इसमें डाल दिया था, मैंने बताया था ना आपको। यहाँ पर नवाचार की कमी में भारत का गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस इंडेक्स, इसमें आप ये डाल सकते हो 2020 के बारे में। मैंने वहां पर बता दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, मतलब लिखना चाहिए, लेकिन वहां पर मैंने बता दिया था इसलिए मैंने इसको, क्योंकि भाई शब्दों की सीमा भी होती, तो हमको उसको भी ध्यान रखना है। अब मैं अगर लिखता केवल आंसर ही आंसर लिखता तो इसको भी डाल देता, अब वहां लिखा था तो मैंने कहा यहाँ पर भी, ठीक है। तो कर्मचारी प्रेरणा में गिरावट, वरिष्ठता आधारित पदोन्नति से उत्साह में कमी आती है। आप देखते हो कि अधिकारियों में क्या होता है, जैसे मान लो कि 21 साल में कोई बच्चा IAS बन गया, ठीक, तो वो 60 रिटायरमेंट तक वो जो है कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाता है, ठीक। लेकिन क्या हो गया कि अगर आपको ये कर दिया जाए एज के हिसाब से, अगर आपको ये कर दिया जाए कोई व्यक्ति जो है 28-29 में भी हो जाता है, तो वो भी कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच सकता है, बस वो अपने परफॉर्मेंस को बेहतर रखे। तो क्या होगा कि इससे क्या होगा कि लोग कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंचने के लिए प्रयास करेंगे। अभी क्या है कि यार आप तो बन ही नहीं पाएंगे, वैसे भी लेट में भर्ती हुए हैं, तो लेट तक जो है जल्दी ट्रांसफर, मतलब कि
जो रिटायरमेंट हो जाएगा हम जॉइंट सेक्रेटरी ही बन पाएंगे, इस तरह से सोच हो जाती है तो फिर व्यक्ति काम भी उस तरह से करता है। लेकिन जब लालच होता है कि मुझे परफॉर्मेंस बेहतर देना है जिससे मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो काम बेहतर होगा। ठीक, फिर सुधार की आवश्यकता क्या है, दूसरा पॉइंट मैंने वही चीज बताई थी आपको, प्रशासन को जन केंद्रित बनाना। ठीक, यही सब पॉइंट पिछले वीडियोज में आप देखोगे तो इन्हीं सब पॉइंटों को घुमा घुमा के लिख रहा हूँ। अब कुछ नहीं करना, लास्ट टाइम में आपको इन्हीं को देखना है, सीधे पेपर दे देना, हो जाएगा सिलेक्शन। फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार 2008 ने सुझाव दिया कि सिविल सेवाओं में परफॉर्मेंस आधारित मूल्यांकन, फिक्स्ड टेन्योर और निरंतर प्रशिक्षण कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी आवश्यक है। ठीक, हमें लगातार प्रशिक्षण उनका होना चाहिए। फिर लेटरल एंट्री से विशेषज्ञता और प्रतिस्पर्धा आ सकती है। ठीक, ई गवर्नेंस और पारदर्शिता भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। ठीक, इस तरह से मैंने पॉइंट डाला और ये निष्कर्ष डाल दिया छोटा सा, वही ऊपर मैंने जो समझाया था ना वही सब चीजें यहाँ पर है। ठीक, फिर इसके बाद आता लोक सेवाओं की गुणवत्ता ही शासन की गुणवत्ता तय करती है। आज आवश्यकता है कि लोक सेवक तटस्थ, ईमानदार और परिणाम उन्मुखी हो। यही सिलेबस के पॉइंट, कुछ शब्दावलियां ऐसी होती है, जैसे ये सिलेबस में खैर नहीं दिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको पढ़ोगे, गवर्नेंस संबंधित शब्दावलियां, उनको बार बार पढ़ो। उन्हीं शब्दावलियों को जब आप लिखोगे ना कि आप गवर्नेंस का लिख रहे हो तो उन शब्दावलियों को गवर्नेंस में इस्तेमाल कर लो, हिस्ट्री में लिख रहे हो तो हिस्ट्री की शब्दावलियां इस्तेमाल कर लो, ज्योग्राफी लिख रहे हो तो ज्योग्राफी की शब्दावलियां इस्तेमाल कर लो। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपने वो सब्जेक्ट को पढ़ा है। ठीक, बस सतही नॉलेज चाहिए, बहुत डीप नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि हाँ ये चीजें हैं। ठीक, आराम से उत्तर हो जाएगा, बहुत ज्यादा कोई नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, ज्यादा पढ़ोगे तो फिर दूसरा सब्जेक्ट छूट जाएगा। ठीक है, तो मिशन कर्मयोगी, लेटर एंट्री और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को सही ढंग से लागू करके एक उत्तरदायी, पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन स्थापित किया जा सकता है। फिर मैंने वही शब्दावली उठाई सिलेबस की, देखिए आप, कुछ अलग से मैंने लिखा, कुछ नहीं लिखा। जितने दिन से आपको प्रयास करा रहा हूं केवल उन्हीं शब्दावलियों को घुमा घुमा करके लिख रहा हूं। ठीक, तो कुछ नहीं, ऐसे आपदा प्रबंधन के मैंने 2013 से लेकर के अभी तक प्रश्न करा दिए, आप जा करके देख सकते हो 2025 तक के। उसमें देख लीजिए जो मैंने 2013 से स्टार्ट किया, 2015-16 तक जो शब्दावलियों को इस्तेमाल करता रहा उन्हीं को घुमा घुमा कर 25 तक लिखता रहा। ये कला होती है, नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, करंट पता होना चाहिए। जैसे GS 2-3 का प्रश्न लिख रहे हो तो थोड़ी सी कलाएं आपको करंट के बारे में पता होनी चाहिए, तो आपको आर्ट्स आनी चाहिए, वो आर्ट आ जाएगी तो आप ऑटोमेटिक उत्तर लिख लोगे। ठीक है, तो डे 35 कल मैं कराऊंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, निरंतर आपकी क्लास अब चलेंगी। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट भी मुझे भी मिल जाता है क्योंकि मेंटरशिप में भी काम करना होता है, वहाँ भी प्रेशर रहता है, तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग करिए। बाकी आप लोगों के लिए ही मैं समर्पित हूँ और हमेशा आपके लिए समर्पित रहूंगा। ठीक, तो ये प्रश्न को आप पॉज करिए, पढ़िए, कल मैं इसका डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं। और इसमें मैंने जो है आज मैंने बताना भूल गया मैं कि ये जो जैसे मैंने ये यहाँ पर फ्रेमिंग दे दी आपको, फ्रेमिंग ये देखिए फ्रेमिंग है, तो यहाँ तक आपकी फ्रेमिंग है। फिर इसके बाद यहाँ से मैंने खुद लिखा जो उत्तर वो आपका है। तो जो बच्चे शुरू के यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ देखते हैं, फ्रेमिंग देख के जा सकते हैं यहाँ निष्कर्ष तक। अगर कुछ को लगता है जो बिगनर है तो उनको मेरा पूरा वीडियो देखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपके उत्तर लेखन में एक अलग निखार आएगा। तो यही तक रखते दोस्तों, धन्यवाद।